हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरबी इंस्टीट्यूट। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने रिवीजन क्लासेस में, जहां पर अब हम करने वाले हैं 9th क्लास की साइंस की रिवीजन। तो 9th क्लास साइंस की रिवीजन में हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इसी का चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? तो ये वाला चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों का अगर आप वेटेज लेते हो तो 25 मार्क्स का वेटेज रखते हैं चैप्टर। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको अच्छे से पढ़ना है एंड कवर करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रो में हम क्या देखेंगे कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर, और साथ ही साथ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। साथ ही देखेंगे हम स्टेट्स, क्या स्टेट्स ऑफ मैटर है, मैटर किन किन स्टेट्स में मिलता है, क्या वो सॉलिड में मिलता है, लिक्विड में मिलता है, गैस में मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या जो मैटर है उसकी सॉलिड स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, क्या लिक्विड स्टेट को चेंज कर सकते हैं, क्या गैसेस स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो चेंज करोगे वो बाय द वे ऑफ, वो क्या करोगे, टेम्परेचर से कर सकते हो, प्रेशर से कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक जो रहेगा हमारे इस लेक्चर का वो है हमारा एवापोरेशन। तो एवापोरेशन में देखेंगे फैक्टर्स क्या क्या है रेट ऑफ एवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले, और जो एवापोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट भी शो करता है, कूलिंग भी शो करता है। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कैसे आपके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका इंट्रो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक है मैटर। तो व्हाट इज मैटर? आप सभी को पता होना चाहिए मैटर किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर। तो आप बोलोगे एनीथिंग विच ऑक्यूपाई occupy space and have volume। कोई भी चीज, ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम। किसी के भी पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास क्या हो, उसका वॉल्यूम हो, साथ ही साथ वो जगह घेरे, उसी को हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो आपका मैटर वही होगा जिसके जो कि स्पेस घेरता होगा, जो वॉल्यूम कंटेन करता होगा, उसे हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर। कोई भी चीज इस वर्ल्ड में बनी है वो मैटर की बनी है। चाहे आप चेयर की बात करो, चाहे मार्केट की बात करो, चाहे इस शर्ट की बात करो, चाहे इस स्पेक्स की बात करो, किसी की भी बात करोगे वो मैटर का बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सवाल उठता है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? तो फिजिकल नेचर में आपको पता होना चाहिए जो मैटर है वो बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल्स से। तो इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, किससे बना हुआ है? ये स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है। जो भी आपका मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं एटम। याद रखना, जो भी आपका मैटर होगा उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा उसे हम बोलते हैं एटम। ठीक है, आप नेक्स्ट और चैप्टर में पढ़ोगे, आपके अगले चैप्टर है जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल करके, उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर आर टू स्मॉल। ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसके लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये दो आपकी क्या है, फिजिकल नेचर है मैटर का, कि मैटर आपका छोटा होगा, मैटर को आप ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स जो होंगे, आपके मैटर के जो पार्टिकल होंगे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड कि व्हाट राइट दी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन सी आप सबको याद रखना है। पहला, इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग। अब इसका एग्जांपल कैसे सोचोगे? अगर मैंने एक खाली रूम में अगरबत्ती जलाई तो उसका जो धुआं है, उसका जो फ्लेम है वो पूरे कमरे में फैल जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तो इस जो अगरबत्ती है उसे एक कोने में ही जलाया था, लेकिन उसके सारे पार्टिकल पूरे ही कमरे में फैल गए। ऐसे ही अगर आप परफ्यूम्स की बात करते हो तो परफ्यूम कहीं भी आप अप्लाई करोगे तो वो उसके जो पार्टिकल है कंटिन्यूअसली मूविंग है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। साइंटिफिक टर्म में बोलोगे तो उनके पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है आपकी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी पार्टिकल को मूव करने में हेल्प करती है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास काइनेटिक एनर्जी, इस वजह से वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट करते हैं तो वो है एम्प्टी स्पेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास होता है एम्प्टी स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि एक वाटर है, वाटर के अंदर अगर आप नमक को घोलना चाहो तो नमक पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वो नमक गायब कहां हुआ सॉल्यूशन में, वो गया आपके पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के गैप में चला गया, स्पेस में चला गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड इज अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब भी पार्टिकल्स आपके सॉलिड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं और लिक्विड हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कंटेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैटर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करें। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर है उसकी तीन स्टेट्स होती है, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके इनमें डिफरेंस नोट करेंगे। देखो जो सॉलिड होता है हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम एंड शेप ऑफ सॉलिड आर डेफिनेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लिक्विड की बात करोगे तो इसमें आप लिखोगे कि जो इसका शेप है वो इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट शेप होगा बट डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। इसलिए आपने देखा होगा लिक्विड को हम किसी भी ऑब्जेक्ट में डालते तो वो उसी का शेप ले लेता है, ठीक है। अब अगर आप तीसरे की बात करोगे कि आप बताओ गैसेस, तो गैसेस में इनडेफिनेट क्या होगा, इनडेफिनेट इसका शेप होगा और इनडेफिनेट इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है इसका शेप भी फिक्स नहीं है, पहला। दूसरा अगर आप बात करते हो तो पार्टिकल्स जो होंगे इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। मींस आप बोलोगे जो आपका डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल होगा वो लेस होगा, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल जो होगा वो लेस होगा, वेरी लेस होगा, ठीक है, वेरी लेस होगा। अब इसमें बात करोगे तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स जो इसके होंगे वो एज कंपेयर टू सॉलिड डिस्टेंस आपका क्या होगा, मोर होगा, डिस्टेंस मोर होगा। और इसमें अगर आप बात करते हो तो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लार्ज होगा, ठीक है, लार्ज होगा। आपका सबसे ज्यादा पार्टिकल दूर दूर किसमें मिलेगा, गैसेस में मिलेगा। अगर आप सॉलिड में बात करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज हाई, बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जब ये क्लोजली पैक्ड रहते हैं। उसके अलावा आप इसमें देखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड रहेगा, ठीक है। इसके पार्टिकल थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, लेकिन इसके सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल भी मूव नहीं करते। अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाओगे तो इसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। देखो ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो, बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे ये। जबकि इसके जो पार्टिकल होंगे वो थोड़ा सा दूर दूर होंगे, ठीक है। और अगर इसके पार्टिकल देखोगे गैस के पार्टिकल तो ये बहुत दूर होंगे, बहुत दूर, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लेस होता है, ठीक है। इसमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो तो इसमें वेरी लेस होगा, ठीक है, सबसे कम होगा, नेग्लिजिबल होगा इसके अंदर, समझ गए। उसके बाद अगर आप बात करोगे कि सॉलिड्स की, तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, नॉट कंप्रेस्ड, इट इज नॉट
कंप्रेस, अगर इसे कंप्रेस करते हो तो इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हो, आप स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हो, और इसे आप हाईली कंप्रेस कर सकते हो, हाईली कंप्रेस। ठीक है, कंप्रेस मींस दी आप अगर सॉलिड्स को कंप्रेस करते हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर लिक्विड को करते हो थोड़ा सा आप इसे कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन गैसेस को आप कंप्रेस करके, अब देखो बहुत सारी गैस होती है उसको आप छोटे से सिलेंडर में फिल कर देते हो, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी इनकी हाई होती है, इनकी कम होती है। ठीक है, अब तो ये आपका मेजर डिफरेंस, और कोई डिफरेंस रह गया हो तो आप बुक में से देख सकते हो। ठीक है, मेजॉरिटी आप ये डिफरेंस लिख सकते हो कि किसका शेप डेफिनेट होगा, किसकी वॉल्यूम से डेफिनेट होगा, पार्टिकल किसके क्लोजली पैक्ड होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, इस कौन सा जो आपका स्टेट है वो आपका कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, ये चीज, ठीक है, समझ गए। तो ये मेन डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो, और जिससे आप इसे आराम से एग्जाम में लिख पाओ। ये एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से लिखोगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या स्टेट्स ऑफ मैटर का जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो चेंज की जा सकती है? तो आपको याद रखना है कि सॉलिड जो स्टेट है दैट कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू gaseous state, and gaseous state can be converted to liquid state, and liquid can be converted to solid state. It can be changed one state to another state. ठीक है, कैसे करते हैं आओ देखते हैं। तो दो चीजें आपके पास, एक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। या तो प्रेशर अप्लाई करो तो चेंज कर दोगे स्टेट को, या तो आप क्या करोगे टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी मैटर की बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो वो पास थे अब वो दूर दूर होने लग जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ने लगेगा, और इससे क्या होगा, सॉलिड जो था, सॉलिड के पार्टिकल पास थे, आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, उसके पार्टिकल दूर दूर जाने लग गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और देन इट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट कन्वर्जन हो गया अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया। अब आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जो ये प्रोसेस हुआ, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड मेल्ट इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन किसे कहते हैं, जिसमें सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनाता है, ये प्रोसेस कहलाता है फ्यूजन। और ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? टेम्परेचर एट विच द सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो आपका आइस है वो 273.15 केल्विन पे होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होता है। ठीक है, याद रखोगे ये बात। नेक्स्ट चलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। लिक्विड किस टेम्परेचर पे बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देता है उसे बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। याद रखना 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ, मेल्टिंग पॉइंट बताओ। तो जो आपका सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन, और जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है या फिर 373 केल्विन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन क्या होता है। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, गैस कैन बी लिक्विफाई, तो जब हम कूलिंग करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन। जो गैस है उसे कूल करोगे, ठंडा करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी किस में, लिक्विड में। ठीक है, तो
इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में कन्वर्जन इज कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन। जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होके क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, अब एक है आपका सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसेस में, विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आपने देखा होगा कैम्फर, ठीक है, कपूर डायरेक्टली जल के गैसेस बना देता है, या ड्राई आइस का एग्जांपल देखा होगा, ड्राई आइस भी डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चली जाती है। और साथ ही एक लास्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू द सॉलिड। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो उसे बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर कब फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो गया आपका टेम्परेचर का इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट हो सकता है? देखो, जब भी हम गैसेस में प्रेशर बढ़ाते हैं, गैसेस पे प्रेशर लगाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर उसका अपने आप लो हो जाता है। तो गैसेस को हम हाई प्रेशर देके कंप्रेस कर सकते हैं। आपने सीएनजी सिलेंडर देखे होंगे, आपने ऑक्सीजन गैस देखी होगी जो एक सिलेंडर के अंदर कॉम्प्रेस्ड है, हाई प्रेशर पे है। ठीक है, टेम्परेचर उसका लो हो जाता है, ठंडी हो जाती है वो, तो लिक्विफाइड ऐसे होगा। ठीक है, और एक आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ड्राई आइस किसे कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में चली जाती है जब हम इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से कम कर देते हैं। सिंपल है, तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। तो जो स्टेट है किसी भी मैटर की उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं या तो टेम्परेचर बढ़ा के या प्रेशर बढ़ा के। इंपॉर्टेंट चीज थी, बता दी मैंने। देखो, इसमें से आपका कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो पहले नोट कर लो इसे, फिर हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज इवोपरेशन। इवोपरेशन जो है एक सरफेस फिनोमेना, सरफेस पे होने वाली परिघटना है। और इसका मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट। लिक्विड अवस्था से, लिक्विड स्टेट से आप क्या करोगे, गैसेस स्टेट में कन्वर्जन करोगे एट अ टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर ले सकते हो बट बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम रखना है आपको। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस from the liquid state to gaseous state at any temperature below the its melting point is called vaporization या फिर evaporation। दोनों नाम आप यूज कर सकते हो, vaporization या evaporation। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम evaporation। और अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन। रेट ऑफ एवापोरेशन पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? देखो, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ जाएगा। अब जैसे आप गर्मियों में कपड़े सुखाते हो तो कपड़े को फैला के डालोगे तो जल्दी सूखेगा, अगर उसे इकट्ठा डालोगे तो जल्दी नहीं सूखेगा। उसके अलावा इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर गर्मियों के दिन है, बहुत तेज धूप है, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम कर दे तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी मींस हमारे इस एयर में प्रेजेंट कितना वाटर कंटेंट है। ठीक है, वाटर वेपर्स है, अगर वाटर वेपर्स कम होंगे तो जल्दी से एवापोरेशन हो जाएगा, लेकिन वाटर वेपर रहेंगे तो कम एवापोरेशन होगा। उसके बाद इंक्रीज इन विंड स्पीड, रेट ऑफ एवापोरेशन को बढ़ा देता है। मींस अगर तेज हवा चल रही है तो जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जल्दी ही इवोपरेशन कर देगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो रेट ऑफ इवोपरेशन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं या अफेक्ट करते हैं। डन है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आप इसको भी याद रखोगे। नेक्स्ट है आपका इवोपरेशन कॉज कूलिंग। क्या इवोपरेशन से कूलिंग होती है? तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवोपरेशन। अगर इवोपरेशन होता है तो एनर्जी लॉस्ट होता है। ठीक है, अब एनर्जी लॉस्ट होगा, उसके बाद जो पार्टिकल है ना वो अपनी एनर्जी को रिगेन करना चाहेगा। रिगेन कैसे करेगा? सराउंडिंग से क्या करेगा वो, सराउंडिंग से आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब सराउंडिंग से एनर्जी ली जाएगी तो वो क्या होगा, कूल्स हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल्स, ये कूल कर देगा। ठीक है, समझ गए? मींस अगर ये इवोपरेशन करता है तो इसकी एनर्जी लॉस होती है, ये अपनी एनर्जी वापस लेता है सराउंडिंग से और सराउंडिंग को ठंडा कर देता है, कूल कर देता है। इसीलिए कहते हैं कॉटन के क्लॉथ पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए गर्मी में, क्योंकि वो क्या करते हैं, इवोपरेशन करते हैं और कूल करते हैं। उसके साथ ही वाटर ड्रॉपलेट, अगर आपने ठंडा पानी लिया है, आइस कोल्ड वाटर लिया है एक ग्लास के अंदर, तो उसके बाहर क्या आपको ड्रॉपलेट दिखने लगेंगी। क्यों ड्रॉपलेट बनी? क्योंकि उसने एनर्जी ली होगी। ठीक है, साथ ही साथ मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है गर्मियों में? दैट इज इवोपरेशन के कारण।
ठीक है, समझ गए। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि हमें कपड़े जो है कॉटन वाले क्यों पहनने चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट क्यों दिखती है, एवापोरेशन कूलिंग करता है नहीं करता, ठीक है, और फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो ये हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम था वेदर इन आवर सराउंडिंग, जो हमने वन शॉट में कंप्लीट कर लिया, अच्छे से कंप्लीट करा, हर एक टॉपिक कवर किया है। और अब आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, एक बार रिवाइज करो, नोट्स बनाओ और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया, शेयर कर दे अपने दोस्तों को और देखते रहे आरबी इंस्टीट्यूट। थैंक यू।